Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 2nd and 3rd February 2021. Let's start the session. तो जो हमारी जो पहली न्यूज़ है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 तारीख को न्यूज़पेपर इसलिए नहीं आया क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर केवल बजट से रिलेटेड था। इसलिए न्यूज़पेपर बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है CDS हो गया, मान के चलिए CAPF हो गया, तो उसमें बजट से सवाल नहीं होता है इतना। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे से सवाल होता है, लेकिन बजट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर दीज डिफेंस एग्जाम्स, इसलिए मैंने कवर नहीं करा। लेकिन जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं फॉर सिविल सर्विस, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा ही न्यूज़पेपर जितने के जितने सारे पन्ने केवल बजट से रिलेटेड थे। तो एक आध जो न्यूज़ है बजट की मैं डाल दूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप टेंशन ना लें। आगे चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ जो है, 1 मिनट। पुलिस यूज बार्ब्ड वायर स्पैक ट्रेंचेस टू कट ऑफ प्रोटेस्ट साइट। ये आपको पता है कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब पूरे दिल्ली को फार्मर्स ने कवर कर दिया, ऐसे सर्कल कर दिया, सब जगह बैठ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर। तो अब पुलिस वाले भी एक्शन में आ गए, तो पुलिस वालों ने भी पूरी साइट्स को कवर कर दिया है, क्योंकि अब तो आपको पता है हिंसा हो गई थी 26 जनवरी, तो इसलिए बहुत कवर हो गया। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ वर्ड है, द लॉयर वुड बी फाइल्ड हेबियस कॉर्पस पिटीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द मिसिंग पर्सन। तो ये हेबियस कॉर्पस क्या होता है, आज का क्वेश्चन यही है। आप लोग मेरे को बताएंगे कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है, फिर कल मैं इसका आंसर आपको समझाऊंगा पूरा हेबियस कॉर्पस, और इसके साथ 4 और हैं। तो आज आप मेरे को बताएंगे शॉर्ट में कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है, या क्यू वारंटो क्या होता है, या प्रोहिबिशन क्या होता है। ये टोटल 5 चीज़ें। जो बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़े हैं उनको पता होगा अच्छे से मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। हेबियस कॉर्पस, व्हाट इज हेबियस कॉर्पस। वैसे कल मैं बताऊंगा ही बताऊंगा कि होता क्या है, और इसके साथ मैं 4 और चीज़ें बताऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। लेकिन आज का सवाल है व्हाट इज हेबियस कॉर्पस, ये क्वेश्चन आज बताएंगे। जिनको नहीं पता वो नो लिखेंगे, जिनको पता वो बताएंगे क्या होता है। आगे चलते हैं। सुई कुई पार्टी डिमांड्स आर रिलीज। अभी आपको पता है क्या है, म्यांमार, जो म्यांमार है उसमें अभी तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट क्या, जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थी, इनका नाम क्या था, अंगुन सांग सुई की। तो आई डोंट द रेम, तो आप पढ़ सकते हैं। तो अभी इनको तख्ता पलट हो गया। अब यहाँ पर जो यहाँ की मिलिट्री है उसने पावर छीन ली है। यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है, आर्मी हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर अ ईयर। 1 साल के लिए ऐसा करा है। एंग सुन सुन की अदर इलेक्टेड लीडर्स डिटेन, सबको पकड़ लिया है। कहाँ, वहाँ की आर्मी ने। तो इतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये जानना पड़ेगा कि यहाँ की जो हेड का नाम क्या है और किस कंट्री के साथ हुआ। तो याद रखिएगा म्यांमार में हुआ तख्ता पलट। म्यांमार ने, मिलिट्री ने कवर कर लिया। यही हाल आप देखिएगा 1-2 दिन में, थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान में भी होने वाला है कि आर्मी, अभी आपको पता है आर्मी वहाँ मेजर डिसीजन लेती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आर्मी ही कवर कर लेगी, जैसे म्यांमार में हुआ है। म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एथनिक माइनॉरिटी रहती है जिसका बहुत शोषण होता है। आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा इसका शोषण हुआ था। पिछले साल की पूरी न्यूज 2019-20 में इसी के ऊपर बात हो रही थी। तो आज आप कमेंट सेक्शन में जिनको पता है मैं किस माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं तो बता सकते हैं। तो बस आपको जो याद रखना है, म्यांमार का नाम याद रखना है कि म्यांमार में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी है रिसेंटली, और इसके प्रेसिडेंट का नाम, और इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। फिर जस्टिस डिलेड, ये एक छोटा सा डेटा पॉइंट था कि हमारे यहाँ एक आप बोलते हैं जस्टिस डिनाइड टू बी जस्टिस डिलेड, या जस्टिस डिलेड टू बी जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस लेट होता है तो उसका मतलब जस्टिस हो ही नहीं पाया। इतना डिले क्यों होता है जस्टिस, जस्टिस मतलब आप किसी भी कोर्ट में जाइए, आपका एक हियरिंग में तो फैसला होगा ही नहीं, कम से कम 4 साल 5 साल चले जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते हैं। मेनली लोग क्या कहते हैं, भारी समझौता कर लेंगे, कोर्ट में जाके पसंद ही नहीं करते हैं। कोर्ट में तो वही लोग जाते हैं जो चाहते हैं कि लड़ते रहेंगे, यार खुद का वकील है हमारा या कुछ है। वरना कोर्ट में जाना मतलब एक तो पैसे की बर्बादी, क्योंकि एक हियरिंग में आपका केस कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें कोर्ट की गलती नहीं है। वहां पर जब कोर्ट में जज ही नहीं होंगे तो फैसला होगा कैसी। अब एक जज है, उसके ऊपर अगर तुम इतने सारे केस दे दोगे तो क्या करेगा जज भी, वो भी यही कोशिश करेगा कि मैं धीरे धीरे अच्छे से सॉल्व कर पाऊं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी देखा गया आउट ऑफ 70% हाई कोर्ट जज पोजीशन वर वैकेंट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कम से कम 70% हाई कोर्ट की पोजीशन वैकेंट है। अभी मैंने कल परसों आपको ये भी समझाया था कि हाई कोर्ट में जजेस के लिए जो कोलिजियम के थ्रू CGI ने भेजा हुआ है सेंटर को, लेकिन सेंटर ने अभी कोई डिसीजन ही नहीं लिया कि आपको पता है जो हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कोलिजियम के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। तो कोलिजियम कौन भेजता है, जो CGI होता है वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते हैं कि हम इन आदमियों को रिकमेंड कर रहे हैं, आप इनको जज बना दीजिए। लेकिन अभी सेंटर ने वो क्लियर ही नहीं करी है रिपोर्ट। अब सेंटर क्या कर रहा है, 4-4 5-5 महीने अगर रिपोर्ट क्लियर नहीं कर रहा तो जजेस आएंगे ही नहीं। जजेस आएंगे ही नहीं तो क्या होगा, हमारे कोर्ट में जितने केस हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। कोर्ट में इंक्रीज होते रहेंगे तो पेंडेंसी ऑफ केस हो जाएगा, पेंडेंसी ऑफ केस हो जाएगा तो जस्टिस डिलेड हो जाएगा।
ये पूरी साइकिल है। अगर किसी को समझाना हो तो ये प्रॉब्लम होती है जस्टिस डिलेड में, और कुछ नहीं होती। और स्पेंडिंग ऑन जुडिशरी, आपको पता है जुडिशरी में बहुत कम स्पेंड करती है सरकार, पता नहीं ऐसा क्यों, जबकि जुडिशरी में तो अच्छा खासा स्पेंड होना चाहिए। ये तो हमारा एक पिलर है। आपको पता है हमारे पिलर क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी तो हमारा एक पिलर है, तो लेकिन इतना कम करती है खर्चा। बिहार स्पेंडिंग ऑन द जुडिशरी बिटवीन 2014 2015 बस 6.54%, बस बताइए, इतना सही। तो इससे क्या होगा, हाई ऑक्यूपेंसी है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी है। केस पेंडिंग का रीजन यही है क्योंकि पोजीशन वैकेंट है, जल्दी से फैसला नहीं आ पाता है। तो पूरी ये साइकिल मैंने आपको समझा दी, प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होगी। इसका एक ही इलाज है, पेंडेंसी ऑफ केस को कम करने के लिए, कि हमें मोर एंड मोर रिक्रूटमेंट करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। आजकल लोग ये बोलते हैं कि कोलिजियम जो सिस्टम है, क्योंकि कोलिजियम में क्या होता है, क्योंकि जजेस को अपॉइंट कर देते हैं, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। इसलिए आपको पता होगा एनजेईसी को लाया गया था, नेशनल जुडिशियल एक्टिविजेशन काउंसिल, ये 99th अमेंडमेंट से लाया गया था। लेकिन इसको कोर्ट ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी को मना कर दिया था, ये बोल के कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है। तो अभी भी कोलिजियम सिस्टम ही चलता है। तो मैंने पूरा आपको इसके जस्टिस के बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं। रोबस्ट स्टेंस लेड टू स्टेबिलिटी एट बॉर्डर। तो इससे जो बस सवाल बनेगा वो ये कि एयर इंडिया अभी कहाँ हुई है रिसेंटली। तो याद रखिएगा, एयर इंडिया जो रिसेंटली हुई है बेंगलुरु। बस इसका जगह का नाम याद रखिएगा, इसमें कितने क्या उड़े ये जानने का जरूरत नहीं है। राफेल आपको पता है कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया, इससे ज्यादा ये भी उड़ाता है इसमें। तो इतना सब डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कौन से प्लेन उड़े, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा उड़े हैं। 83 ALCA तेजस, 10 तेजस, MK ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो इतना डिटेल में नहीं जानना, हमारे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, एयर इंडिया कहाँ पे हुई है, बेंगलुरु में हुई है। बस आगे चलते हैं। मेट्रो ट्रांसपोर्ट लाइव हार्ट फॉर ट्रांसप्लांट। तो अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मेट्रो ट्रेन से ट्रांसप्लांट किया गया, मतलब किसी का हार्ट निकाल के मेट्रो में रखा गया और वो मेट्रो चल के गई और दूसरी जगह हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सीडीएस ऐसे सवाल पूछने लग गया। आई डोंट नो क्यों वैसे पूछ रहा। पिछली बार मैंने सीडीएस का पेपर देखा था तो उसमें एक क्वेश्चन था कि अभी रिसेंटली एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उस एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। तो इतना डिटेल में भी पूछने लग गया है, तो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन तेलंगाना द मेट्रो रेल वाज ऑन ट्यूसडे। तो मेट्रो रेल कहाँ की है, बस ये याद रखेंगे, तेलंगाना की है, बस और कुछ नहीं याद ना, जगह का नाम याद रखना, तेलंगाना की। जिसने करा स्पेशल ट्रेन कवर 21 किलोमीटर को कवर करा 16 स्टेशन को इन आधे घंटे में। तो आधे घंटे में तेलंगाना की एक मेट्रो है, उसने हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए और नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ये हाँ बजट का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बजट का पार्ट था, मैं कवर नहीं करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आपको जिस्ट दे दूं। तो सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश फॉर जॉब। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आपने देखा होगा, सीएपीएफ के 2 बार के क्वेश्चन पेपर में सीधे मल्टीप्लायर इफेक्ट से सवाल था, पिछले साल भी और पिछले से पिछले साल भी। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर गवर्नमेंट आज ज्यादा पैसा खर्च करे, गवर्नमेंट अगर पैसे की खर्चा ज्यादा कर दे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और लोगों पे होगा। और लोगों पे कैसा होगा, अगर गवर्नमेंट सरकार अगर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है तो पब्लिक के पास जो पब्लिक की सेविंग है वो कम, पब्लिक के पास जो सेविंग है वो ज्यादा हो जाएगी। पब्लिक अपना पैसा कम खर्च करेगी क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि अगर सरकार ने कुछ अच्छा करा तो पब्लिक का भी अच्छा हुआ। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगी, गवर्नमेंट की अगर स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो पब्लिक की जितनी सेविंग है, पब्लिक ने जितना पैसा बचाया उसे अपनी सारी सेविंग को यूज करना पड़ेगा, तो इससे पब्लिक का नुकसान हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी तो वो मल्टीप्लाई होकर पब्लिक के पास पहुंच जाएगा, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो अब ये मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, अब आप बोलेंगे नहीं। अब क्या क्या बात हुई है थोड़ा थोड़ा जिस्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले बात हो रही है, कोई भी अभी आपको पता है कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 के चक्कर में लोग सोच रहे थे कि इस पर सेस या सरचार्ज लगाया जाएगा। तो ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सेस एंड व्हाट इज सरचार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। सेस क्या होता है, सेक्स होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। जैसे मान के चलिए कोई एक चीज है, जैसे मान के चलिए बिस्किट है, बिस्किट में मान के चलिए 18% का हमारा टैक्स लगता है। तो सेस क्या होता है, इस 18% पे टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेस। ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लगाया जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा थोड़े सालों पहले स्वच्छ भारत टैक्स सेस लगता था, स्वच्छ भारत के लिए लगता था। सेस का काम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लगता है और हम उसी चीज में उसको खर्च कर सकते हैं। इसका सेस का और सरचार्ज का पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, और अगर सेंटर चाहती है वो स्टेट के साथ शेयर करना चाहे तो कर सकती है, ना चाहे तो ना कर सके, ना चाहे, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होता है स्टेट के साथ शेयर करना। सेस या सरचार्ज मैंडेटरी नहीं होता है। सेस और सरचार्ज का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। 2 चीज मैंने आपको समझा दी। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लगाया जाता है। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, जैसे बहुत जो अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने के लिए सरचार्ज बोला जाता है। जैसे मान के चलिए किसी की इनकम 50 लाख है तो उस पर टैक्स तो लगेगा ही, लेकिन इसकी इनकम इतनी ज्यादा है इसलिए इस पर सरचार्ज भी लगता है।
जैसे जो लग्जरी गाड़ीज हैं, जैसे BMW, मर्सिडीज, अगर आप लग्जरी गाड़ीज में जाएंगे तो उस पर टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा सर चार्ज भी लगता है। जिन्होंने खरीदी है उनको पता होगा, तो उस पर सर चार्ज एक्स्ट्रा लगता है ताकि उसे मेंटेन किया जा सके। सॉरी। द ओवरऑल बल्क आउटले फॉर हेल्थ, अभी ये तो मैंने बता दिया। तो इस साल कोई सेस या सरचार्ज इन्होंने कोविड-19 के लिए नहीं लगाया है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कोविड-19 चल रहा तो सेस या सरचार्ज लगाया होगा, तो नहीं लगाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इस बार सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है, तो आपको पता ही है। एफडीआई लिमिट बढ़ा दी है, किस में बढ़ा दी है? इंश्योरेंस में। प्लीज रिमेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले डिफेंस में भी पिछले साल बढ़ाई है, आपको पता है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से पैसा आता है। तो अभी डिफेंस में पिछले साल बढ़ा दी थी, 74% कर दिया गया था पिछले साल। अभी इस बजट में ये बोला गया कि इंश्योरेंस में भी एफडीआई की लिमिट इन्होंने बढ़ा दी है, 74% कर दी है। 49% पहले थी, अब उसको 74% कर दिया गया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रिसेंटली किसकी एफडीआई लिमिट बढ़ी है, तो इंश्योरेंस सेक्टर की बढ़ी है। कितना बढ़ी है? तो 74% तक हो गई है, 100% नहीं है। क्वेश्चन में आपको लिखेगा कि 100% है, तो 100% नहीं है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्या? प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, मतलब उसको बेच रहे हैं। अभी किस किस को बेच रहे हैं मैं आगे आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, अभी और भी ये सब जी पूरा ही बजट था, मैंने बहुत कम लिया है, ये मान के चलिए कि 2% भी नहीं लिया है। इतना डिटेल में समझा रखा है कल के न्यूज़पेपर में बजट। तो अभी क्या है? स्टेट अलाउड इनहेंस 4% ऑफ जीएसडीपी बोरिंग। तो अब सबसे पहले इसमें आता है 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन, इसको हेड किसने करा था? तो इसका आंसर है एनके सिंह। कोई पूछ लेता है 15th फाइनेंस कमीशन को हेड किसने करा, तो एनके सिंह ने करा। तो फाइनेंस कमीशन ने ये बोला था कि सेंटर से जो स्टेट को पैसा जाता है, सेंटर क्या करती है? स्टेट को पैसा करती है। वो कितना परसेंट करती थी? तो 42% करती थी नॉर्मल केसेस में। लेकिन पिछली बार जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई तो उन्होंने ये बोला कि आप 42% करके शेयर कम कर दीजिए, 41% कर दीजिए, और जो 1% है उसे आप दे दीजिए जम्मू कश्मीर वाले रीजन को और लद्दाख वाले रीजन को, क्योंकि ये एरिया जो है वो अंडर डेवलप्ड है। तो इसमें आप थोड़ा ज्यादा पैसा दे दीजिए। तो इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया 15 फाइनेंस कमीशन की। तो अब जो सेंटर से जो स्टेट का पैसा जाएगा वो 41% जाएगा। याद रखिएगा कितना शेयर जाएगा? वो केवल 41% जाएगा। फिर जो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर रेलवेज, अभी रेलवेज को एक्स्ट्रा पैसा दिया गया। क्यों दिया गया? फॉर आत्मनिर्भर भारत मिशन। बस इतना याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत के तहत रेलवे को ज्यादा पैसा मिला। टैक्स स्लैब्स रिमेन्स अनचेंज, अभी आप टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं करी गई है। जितना नॉर्मल पहले टैक्स लगता था उतना ही टैक्स लगेगा। जो भी 75 साल से उम्र के ज्यादा लोग हैं तो अब उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। उनका पैसा, अब देखिए ये बात होती है कि आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है कि आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिटेल कोई पढ़ने के लिए राजी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली लिख रहा है कि 75 ईयर्स सच टैक्स पेयर विल ओनली पेंशन इंटरेस्ट विल बी एग्जम्प्टेड। केवल पेंशन और इंटरेस्ट से जो पैसा आ रहा है उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा। पहली बात तो उन्होंने ये बोल दी, देखिए आईटीआर नहीं भरना है। द पेइंग बैंक विल डिटेक्ट द नेसेसरी टैक्स ऑन देयर इनकम। ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स नहीं भरना, जो बैंक है वो पैसा काट लेगी, बस आपको आईटीआर फाइल नहीं करना। तो भाई न्यूज वाले ऐसे दिखाते हैं कि भाई इतना बड़ा काम कर दिया कि 75 साल से उम्र के लोगों को अब टैक्स ही नहीं भरना है। तो ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं भरना, टैक्स तो भरना है, क्योंकि जो अपनी पेइंग बैंक है वो ऑलरेडी पैसा डिटेक्ट कर लेगी। बस इतना हुआ है कि आईटीआर नहीं भरना है। तो यही दिक्कत होती है कि लोग ये समझते हैं कि हमारी जीडीपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जीडीपी इतना चल रही है, जीडीपी उतना हो रही है, लेकिन डिटेल तो लोग जानते ही नहीं है। जीडीपी आपकी बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री या प्रगति हो रही है। भाई हमारे यहाँ 75% जो पैसा है वो तो मुश्किल से 2 या 4% लोगों के पास ही है। तो जीडीपी तो बढ़ेगी। जो अमीर आदमी अगर वो पैसा कमा रहा है तो वो भी तो जीडीपी में काउंट होता है। तो लोगों को डिटेल पता नहीं है, और आप बात सुनेंगे ना तो इतनी धमाकेदार बात होती है। खासकर आजकल जो डिबेट चलते हैं, अगर आप न्यूज़ पे देखते होंगे टीवी पे, तो जो डिबेट चलते हैं मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा वो लोग अच्छे लोगों को क्यों नहीं लाते डिबेट पे। जो अच्छी डिबेट है, अगर आप देखेंगे राज्यसभा टीवी की आप डिबेट देखिए, इतनी प्यारी डिबेट होती है, उसमें इतने अच्छे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि समझ में आता है अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा वैसा हो रहा है। लेकिन नॉर्मल डिबेट्स, मैं कहूंगा कि आप डिबेट छोड़ के न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, तभी आपका फायदा होगा। फिर ये नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। स्टेक्स एक्सपेक्टेड टू 1.75 लाख करोड़। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने बोला 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, बस इन चारों का आपको नाम याद होना चाहिए। जो इन्होंने बोला स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो चारों हैं उनका नाम याद कर लीजिए क्या क्या है। एक तो सबसे पहला है हमारा एटॉमिक एनर्जी स्पेस एंड डिफेंस, ये पहला हो गया, एटॉमिक एनर्जी स्पेस एंड डिफेंस। दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये 2 हो गए। तीसरा है पावर पेट्रोलियम कोल एंड अदर मिनरल्स, ये तीसरा हो गया। चौथा है बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं। तो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट आर द 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर, या ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको चारों का नाम याद होना चाहिए कौन कौन से हैं। और बहुत सारे जो सेक्टर हैं या बहुत सारे जो कॉर्पोरेशन है उनको खत्म कर रही है सरकार, या तो प्राइवेट कर रही है या उसको मर्ज कर रही है।
ये क्या क्या चीज है देखिए, बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, इनको क्या कर रही है कि इनको खत्म कर रही है सरकार। कह रही है कि हमें इन्हें नहीं चलाना, इनको हमें खत्म करना है। आईडीबीआई बैंक का तक खत्म कर रही है, खत्म इन द सेंस कि इसको प्राइवेटाइजेशन में डाल रही है, या इसको बोल रही है कि इसे हम मर्ज कर देंगे। आईडीबीआई के साथ दो और बैंक है, दो इंश्योरेंस कंपनी जिनके साथ ऐसा होने वाला है। तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस ये 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर का आपको नाम याद होना चाहिए, आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 फिशिंग हार्बर्स टू बी मॉडर्नाइज। अभी 5 फिशिंग हार्बर हैं जिनका मॉडर्नाइज किया जा रहा है। यहाँ 4-5 का नाम है कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप एंड पेटू घाट। ये पेटू घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना नहीं होगा इसलिए पेटू घाट। तो याद रखिएगा, इन 5 हार्बर्स का मॉडर्नाइजेशन करने वाली है। जो टोटल जो हमारे हार्बर्स है वो कैसे याद रखेंगे, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, कम जम नमक, और TCEVP है क्या, तो कोची, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, और ये मैंगलोर, न्यू मरमागो, और ये जो हमारा कोची वाला है वो है। और ये TC इवेपोरेट कौन सा है, तो ट्यूटोरिकॉन, कोची, चेन्नई, सॉरी ट्यूटोरिकॉन, चेन्नई, इनौर, विशाखापट्टनम, पैराद्वीप, हल्दिया और कोलकाता। तो ये जो ये इधर वाले हैं, ये हमारे क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट वाले हैं, और ये वाले जो हैं ये हमारे ईस्टर्न घाट वाले हैं। तो टोटल हमारे ये सारे हार्बर्स हैं जिनको मैंने बता दिया। ऐसे करके अगर अब हमारा मैप है तो ये यहाँ होता है कम जम नमक। 1 मिनट, पेन बंद हो गया, सॉरी। हाँ, तो कम जम नमक, ये तो हमारे ये हो गया, और ये होता है TCE वेपोरेट है क्या। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आई थिंक ऑल न्यूज आर कंप्लीट। अच्छा ये रह गया छोटा सा, बजट प्रपोजल 10% कस्टर्ड ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ कॉटन। तो अब बस याद रखेंगे कॉटन पे भी हमारी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 10% लगेगी। इससे ज्यादा आप डिटेल में याद मत रखिएगा। क्यों लगा रहे हैं, ताकि इंडियन फार्मर्स को फायदा हो। अभी आपको क्या है कि बाहर से बहुत ज्यादा कॉटन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिया में जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं उनकी प्राइस महंगी हो जाती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, सस्ती कॉटन लेने के चक्कर में बाहर से जो इंपोर्टेड आ रही है उसको खरीद लेते हैं। इसीलिए इंडियन फार्मर्स को फायदा देने के लिए जो बजट ने प्रपोज करा है कि 10% कस्टम ड्यूटी और बढ़ा दीजिए। लीवी ऑन रॉ सिल्क पे 10 से 15% कर दी गई है, और जो कॉटन है उस पर 10% लग कर दी गई है। तो याद रखिएगा, रिसेंटली कॉटन पर कस्टम ड्यूटी 10% लगेगी, प्लीज रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। ये वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब बजट का पार्ट है, आपके एग्जाम में नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर बच्चे बोलते हैं सर आप कवर नहीं कर रहे हैं न्यूज़पेपर, ये वो। अब मैं कैसे कवर कर दूं, आपके काम का नहीं है। आगे चलते हैं। तो वो ये जो लेना चाहे करंट अफेयर हमसे ले सकते हैं। पिछली बार भी अच्छे सारे क्वेश्चन हमारे नोट से आ गए थे, 32 पेजेस के हैं, जो चाहे वो यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं वो एक लाइक एक शेयर कर सकते हैं यार, इतना भी बुरा नहीं होगा। और बुरा लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। और मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं, शिव_त्यागी_ST को। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय बाय।